हेलो बच्चों, चलिए बेटा आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में जो 3D का जो सेकंड पार्ट है और जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन में इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि केवल प्रैक्टिस सेशन ही है तो हम लोग को थ्योरी पे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो अच्छे से आप इस सेशन को कंप्लीट कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और आपका अगला जो मेंस है और एडवांस इन सब की एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी 3D के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो मतलब 3D जो चैप्टर है आपका कंप्लीट फिनिश हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से इसे वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन और इंसर्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। ओके, तो दिस वन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और आपको भी ध्यान रखना है कि कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया बेटा, यहाँ पे दिया गया लेट P1, मतलब एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक सेकंड प्लेन की इक्वेशन देखिए P1 P2 बी टू प्लेन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मतलब ये मल्टीपल चॉइस तो आपको दिख रहा है कि आपको इसका मल्टीपल ऑप्शंस निकालना है। तो आपको सिंपल सा बेटा कि आपके पास मल्टीपल में यहाँ पे कुछ भी पहले से निकालने के बारे में बात नहीं की गई है और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियो 1 2 एंड -1, 1 2 एंड -1। तो देखिएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 होता क्या है, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते पहले। तो देखिएगा अगर आपके पास मान लीजिए दो प्लेन आपके पास इस टाइप से कुछ दी गई बेटा, समझिएगा बहुत अच्छे से। ये एक प्लेन हो गई, दूसरी प्लेन हमने कुछ इस टाइप से ले लिया, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपके पास ये कंडीशन है, ये लाइन है, ठीक है। अब अगर ये लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये जो प्लेन है, इस प्लेन की जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो n1 मान लेते हैं और इस नॉर्मल की डायरेक्शन मान लेते हैं n2 है। इसके नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है बेटा, n2 है, ठीक है ना, n1 और n2 है। अब अगर बात करें कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा इस प्लेन पे ही होती है। ये लाइन हमेशा क्या होगी, इस प्लेन से पास हो रही होगी, ठीक है ना। तो अगर प्लेन से पास हो रही होगी तो इस पर क्या हो रहा होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर बना रही होगी। इसी टाइप से ये जो लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर भी क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलर बना रही होगी। मतलब हो क्या रहा है, इन दोनों ही नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये है। ये क्या है बेटा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है। क्योंकि ये लाइन अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये n1 और यहाँ पे n2। तो ये n1 हो जाता और ये n2 हो जाता, और ये जो होता ये n1 क्रॉस n2 हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, दो प्लेन का अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको ये मालूम है तो n1 क्रॉस n2 से आपको इसकी डायरेक्शन मिल जानी चाहिए इस लाइन की। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें n1 और n2 निकालना है। तो जो आपके पास प्लेन दिया गया बेटा, तो n1 जो दिया गया है वो क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z। तो x y z का जो कोफिशिएंट है वो है 2 1 एंड -1। ये फर्स्ट प्लेन के लिए हो गया। एंड सेकंड प्लेन के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड प्लेन के लिए है 1 2 एंड 1, ठीक है। नाउ 1 2 n1 क्रॉस n2, ठीक है ना। तो n1 क्रॉस n2 अगर आप करते हैं तो i j k आप ये अप्लाई करते हैं, 2 1 -1 करते हैं, देन 1 2 एंड 1 कर दिया जाए, ओके। तो इसके बाद क्या हो जाना चाहिए बेटा, i के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, तो 3 आ जाएगा। माइनस j के केस में क्या आना चाहिए, 2 -1 मतलब क्या हो जाना चाहिए, अगेन 3 हो जाना चाहिए। प्लस k के केस में देख लीजिए बेटा जी, 4 - का 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो मतलब ये सीधा सा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपको वो क्या दिख रही है बेटा, 3 के साथ i माइनस जे और प्लस का k दिख रही है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में होने चाहिए थे वो क्या होने चाहिए बेटा, 1 -1 एंड 1 होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे नहीं है। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं बेटा सेकंड कंडीशन की। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या है, द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो अब P1 एंड P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये L है, ठीक है ना, ये क्या है, L है, तो L पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन के बारे में बात की गई बेटा। तो L का परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर हमारे पास जो लाइन जो गिवन है, इस लाइन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते तो क्या होता है बेटा, x माइनस 4/3 डिवाइड बाई 3 कॉमन आ चुका है तो 3 से डिवाइड हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा y माइनस का 1/3 डिवाइड बाई क्या आएगा, -3 आ जाएगा। इज इक्वल टू अगर हम z देखते हैं तो z/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसका रेशियो का देखें तो ये रेशियो एक्चुअल में 1 -1 एंड 1 है। तो ये जो डायरेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन रेशियो आ गए हैं वो एक्चुअल में किसके आए हैं, वो इसी लाइन के तो आए हैं, इस लाइन के ही तो डायरेक्शन रेशियो है। मतलब जो गिवन लाइन है दिस इज नॉट परपेंडिकुलर बट पैरेलल। ये क्या है बेटा, ये तो पैरेलल है, तो इससे काम तो बनेगा नहीं। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात आती है एक्विट एंगल के बीच की बात। तो एक्विट एंगल निकालना है तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, मतलब हमने सेकंड पार्ट को क्या कर दिया बेटा, रॉन्ग कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की बात। तो थर्ड क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अगर बात होती है एंगल की तो n1 डॉट n2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, n1 एंड n2 होता है। तो अगर आपने डॉट कर लिया तो डॉट करने पे क्या आएगा बेटा, 2, ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 -1 अपॉन, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, √6 आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड √6 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई, 3/6, मतलब वैल्यू आ गई 1/2। और 1/2 क्या होता है बेटा, कॉज में 60 डिग्री। मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। तो लास्ट ऑप्शन है P3 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 to -2। ठीक है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन की। इफ P3 इज अ पॉइंट प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास करा बेटा, तो पॉइंट दिया गया 4 to -2, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। मतलब P1 P2 के परपेंडिकुलर है, P1 P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन तो मुझे पता है, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन P3 इज 2/√3। इसका मतलब सीधा सा बेटा कि आपको लाइन की इक्वेशन तो चाहिए, ठीक है ना। अब लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है, लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, लाइन की इक्वेशन है x। अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं, सॉरी हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी बेटा, तो प्लेन और लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, ध्यान रखिएगा, लाइन की डायरेक्शन रेशियो पता है। तो P3 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। उसके परपेंडिकुलर का हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, P1 क्रॉस P2 का केस करना होगा। सीधी सी बात यही ना कि भाई अगर P1 P2 के परपेंडिकुलर है तो अब उसका जो नॉर्मल होगा, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एक प्लेन दिया गया बेटा, ये प्लेन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, समझिएगा, इस लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस दोनों के क्रॉस से परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि इसके नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी इस लाइन की डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी ना बेटा, क्या हो जानी चाहिए इक्वेशन, भाई ये जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax + by + cz + d इज इक्वल टू
ax प्लस by प्लस cy प्लस d इक्वल टू 0। अब डायरेक्शन रेशियो क्या बेटा इसके, ठीक है ना, 1 -1 और 1 कर सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0। और ये पास कहाँ से हो रहा है बेटा, पास तो हो रहा है 4 2 -2 से। तो ये हो गया 4 -2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये होगी बेटा क्या, ये हो गई P3। ये प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, P3 हो गई। अब इसने क्या कहा, अब इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक पॉइंट दिया गया बेटा, एक पॉइंट है 2 1 1 से आपको प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी है, एक्स वाई एंड जेड, ये दिया गया है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा दीजिए। तो ये आ गया 2 -1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में हर एक का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए बेटा। तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 से 1 कट गया, तो मतलब जो डिस्टेंस आनी चाहिए थी वो आएगी 2/√3। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी बेटा, 2/√3। तो मतलब ये भी सही है। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी एंड डी होगा। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जो कि जेईई एडवांस में आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो बहुत सावधानी से अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं तो कहीं कोई समस्या आती नहीं बेटा। तो हम लोग बात करें अब सेकेंड क्वेश्चन की, तो अच्छे से इसे सॉल्व कीजिएगा और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को अब इंसर्ट कर लेंगे बेटा, जिससे कि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ओके, चलिए, तो इसको अच्छे से वॉच करते रहिएगा बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे फिर, ठीक ना, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। तो प्रैक्टिस आपको क्या करनी पड़ती है बेटा, प्रीवियस ईयर की करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो वॉच कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए बेटा, तो बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। इन R³ लेट R बी द L बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, सेकंड है। ठीक है, लेट इन R³ लेट L बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, बट कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना। सपोज दैट ऑल द पॉइंट ऑन लाइन L आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स P1 एंड P2। P1 और P2 दिया हुआ है। लेट M बी द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from the point on L, okay, to the plane P1. Which of the following points lie on M? तो M की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। तो हम लोग इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे दो प्लेन दिए गए बेटा। तो दो प्लेन हमने कुछ स्टेप से ड्रॉ कर लिए। एक प्लेन तो आपका पास कुछ स्टेप से है, और दूसरा प्लेन कुछ स्टेप से हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और एक लाइन है, इस लाइन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है बेटा वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। हमेशा कैसे रहती है, कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है। तो मतलब सीधा सा है कि ये जो होगा ना, ये लाइन होगी वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। मतलब इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप इससे कोई भी पॉइंट कंसिडर करें तो हमेशा क्या होगी बेटा, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। अच्छा, एक डिस्टेंस इक्वल का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? डिस्टेंस इक्वल तो तभी हो सकती है ना बेटा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तभी तो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। ओके, और ये जो लाइन होगी, ये लाइन इन दोनों को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, मतलब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस लाइन की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि इस प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं वो N1 दिया गया है, 1 to -1 दिया गया है,
और इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो दिया गया है वो है 2 -1 एंड 1 दिया गया है। तो इस लाइन के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो n1 क्रॉस n2 होगी बेटा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो सीधी सी बात है कि दो प्लेन हैं, दो प्लेन अगर एक दूसरे पे इस टाइप से कुछ लगे हुए हैं और एक लाइन कुछ इस टाइप से मूव कर रही है, इस टाइप से कुछ मूव कर रही है, तो इक्वल डिस्टेंस पे होगी, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होगी तभी तो कट नहीं करेगी, ठीक ना। पैरेलल है तभी तो कट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का केस हम समझ के काम कर लेते हैं। तो n1 क्रॉस n2 अगर दिया जाए तो n1 क्रॉस n2 के बारे में अगर बात कर लें तो हमें मिल जाएगा i j k और मिलेगा 1 2 -1 2 -1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जानी चाहिए 1 है बेटा। तो i के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 -1 मतलब 1 आ जाएगी, माइनस j के रिस्पेक्ट में आएगी 1 और -2 मतलब +2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस k के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो -1 और माइनस का 4 मीन्स माइनस का 5 आ जाएगी। मतलब यह आ जाएगा i -3j और -5k। तो n1 क्रॉस n2 की जो वैल्यू आ गई बेटा, इसकी डायरेक्शन इस आ गया 1 -3 एंड -5 आ गया, ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा जो कि पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो लाइन L जो होगा वो x अपॉन क्या होना चाहिए बेटा, 1 इज इक्वल टू y अपॉन -3 इज इक्वल टू z अपॉन -5 होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब इसने ये कहा है कि लेट m बी द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ध्यान रखिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन L टू द प्लेन P1। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर। तो ये हो गया m, ओके। और P1 पर, ठीक ना, ये P1 है और P1 पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। m बी द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन L टू द प्लेन। तो मतलब इस पे कोई एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट P मान ली, Q मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या मान लिया, Q मान लिया कोई पॉइंट। इस पॉइंट से अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है या उसका पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक, या उसको सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी। तो Q पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो Q पॉइंट के लिए हमने क्या कर दिया बेटा, इसके लिए अल्फा मान लिया, मान सकते हैं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, तो आपको मालूम हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 अल्फा एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा -5 अल्फा, ओके। अब बात आती है कि अगर ये पॉइंट मालूम हो चुका है ये, ठीक है ना, और इस पर हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पॉइंट के बारे में तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। और ये जो नॉर्मल है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, Q का पॉइंट तो आ गया, ठीक ना। अगर ये Q का पॉइंट हमें मालूम हो चुका है, अब हमें समझना है हमें यहाँ तक पहुँचना है बेटा। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है तो एक काम कर सकते हैं, हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसकी डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता है 1 to -1, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो समझते हैं, इक्वेशन ऑफ MQ लाइन अगर निकालनी है मुझे, तो इक्वेशन क्या हो सकती है बेटा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, अल्फा माइनस ये पॉइंट हो गए। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा डिवाइड बाई, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या बेटा, 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई 2 और z माइनस 5 अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हमने इक्वेशन ऑफ MQ लिख दी, ठीक ना। अब इस लाइन पर ही कोई पॉइंट M होगा जिसके लिए हमने क्या एज्यूम कर लेना है, मान लीजिए K एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर दिया बेटा, K एज्यूम कर लिया। तो XYZ की वैल्यू निकल आनी चाहिए। तो XYZ की वैल्यू क्या आएगी बेटा, X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास K प्लस अल्फा, Y की वैल्यू क्या आएगी 2K माइनस 3 अल्फा, एंड Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -K माइनस 5 अल्फा। XYZ की वैल्यू आएगी, एंड दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन प्लेन। भाई ये क्या होगा पॉइंट, ये तो प्लेन में लाई करेगा।
तो अगर ये प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए तो प्लेन को सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लेन की इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 2y, क्या प्लेन की इक्वेशन बेटा, x प्लस 2y माइनस जेड इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k प्लस अल्फा प्लस 2 y की जगह आपने लिखा 2k माइनस 3 अल्फा माइनस जेड है बेटा, तो माइनस माइनस है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, k माइनस प्लस का 5 अल्फा, ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, चलिए तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्लेन को हम लोगों ने सेटिस्फाई कराया। तो देखते बेटा क्या आया, k यहाँ पर है तो कितना हो गया 4 1 5 और 1 6 के, ये आ गया 6 के, अल्फा माइनस 4 अल्फा मतलब ठीक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस 6 अल्फा बेटा ये, और प्लस 5 अल्फा है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, मतलब यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1/6। k की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 1/6। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, क्योंकि हमें एक्चुअली निकालना क्या बेटा, उस पॉइंट को निकालना है। ये पॉइंट क्या निकले हैं, ये पॉइंट m के निकले हैं। ये पॉइंट क्या है, लाई ऑन प्लेन, इसका मतलब ये पॉइंट किसके हैं, ये m का पॉइंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसको k की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो x क्या आना चाहिए, x आना चाहिए अल्फा माइनस का 1/6, y की वैल्यू आएगी 2k माइनस 3 अल्फा का, सॉरी k की वैल्यू है माइनस का, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 2/6 और माइनस 3 अल्फा, और z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस प्लस मतलब 1/6 हो जाएगा और माइनस 5 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास इस टाइप से आ जाएगी, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये पॉइंट जो है, अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे m को देखना पड़ेगा कि m की वैल्यू एक्चुअल में आ किस टाइप से रही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा जो है ना, ये जो अल्फ़ा है, ठीक है ना बेटा, अगर हम बात कर लें कि जो अल्फ़ा पॉइंट है ये अल्फ़ा को सेटिस्फाई कराना है बेटा हमें यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई किसको कर सकता है, अगर मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 0 0 हो जाए, ठीक ना, 0 0 0 हो जाए तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 1/6 आएगा, माइनस का 1/3 आएगा और ये 1/6 आएगा। मतलब एक केस ये हो सकता है कि आपका बी सेक्शन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्योंकि आपको ये देखना ही पड़ेगा कि यहाँ से आपके पास पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, तो -1/6 -1/3 और 1/6 हो सकता है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, अच्छा एक काम करते हैं, चेक किया जाए कि और किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉइंट है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हमने ये पुट की तो चेक कीजिए बेटा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन लेकर के चेक कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि एक्स की वाई जेड की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ये पुट कर दिया एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हर एक केस में क्या मिलेगा बेटा, अल्फा की वैल्यू को 0 मिलेगी और अल्फा सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मान लीजिए -1/3 लगा दी, तो -1/3 इज इक्वल टू अल्फा माइनस का 1/6 लगाया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, आपका ट्रांसफर कर लिया बेटा 1/6 - 1/3 मतलब माइनस का 1/6 आ गई, ठीक है ना। अगर हमने मान लीजिए वाई की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, वाई की वैल्यू को 0 पुट किया, ध्यान से देखिएगा हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा रहे हैं। अगर हमने वाई को 0 पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2/6 मतलब 1/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ठीक ना, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/9 माइनस का 1/9। तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, अगर हमने इसको ट्रांसफर किया था बेटा यहाँ पे 1/6 और माइनस का 1/3 किया था, तो वैल्यू क्या आ गई थी अल्फा की, माइनस का 1/6 आ गई थी, क्योंकि हाफ आएगी यहाँ पे माइनस का 1/9, मतलब ये इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग, -5/6 है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। -5/6 इज इक्वल टू अगर मान लीजिए अल्फा माइनस का 1/6 है, ट्रांसफर करेंगे बेटा तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 4/6 आ जाएगी। और 0 वाले केस में अगर देखें तो 0 वाले केस में क्या बेटा अल्फा की वैल्यू आ रही थी, अल्फा की वैल्यू आ रही है 3 अल्फा इज इक्वल टू आ रहा 2/6, ठीक है ना, माइनस का, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अल्फा इज इक्वल टू आ गया दिस वन, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई आपको नहीं करता हुआ दिख रहा। बच गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को चेक करना है, तो अगर अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, तो अल्फा क्या आ गया 1/6 आ गया, ठीक है ना। -5/6 पुट किया, तो -5/6 पुट करो, तो -5/6 इज इक्वल टू आ गया -2/6 -3 अल्फा। ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, तो हमने इधर ट्रांसफर किया, तो जैसे ही इधर ट्रांसफर आपने किया इसको, तो प्लस का 5/6 मतलब 3/1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, और इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1/6 आएगा, मतलब ये मैच करेगा। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से काम करना था कि लास्ट में ला करके आपको क्या करना था बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू को चेक करना था, जिससे आपका आंसर मैच कर जाए। ओके, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको इसे, तो अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बेटा अब, तो हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया गया था, लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट आपको दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको दिया गया है। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक ना। मतलब सीधा सा बेटा कि अगर आपके पास एक प्लेन है, समझने की कोशिश करते हैं, एक प्लेन हमने बना दिया, ठीक ना। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आपके पास कोई पॉइंट दिया गया है, पॉइंट है आपके पास 3, 1, 7, ठीक ना। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी जो इमेज है, वो इमेज जो है वो पी है, एक्चुअल में पी इमेज है, ठीक ना। अब इस इमेज के बारे में अगर बात करनी है, तो इस इमेज से एक प्लेन पास हो रहा है, कुछ प्लेन हमने इस टाइप से दे दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट से पास हो रहा प्लेन, जिसमें कि एक लाइन भी है, एक लाइन भी इसी प्लेन से पास हो रही है इस टाइप से। अब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है बेटा, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1 दिया हुआ है, ये केस दिया हुआ है। मतलब इस लाइन की डायरेक्शन आपको पता है, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ये लाइन जो है, ये लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेन भी कहाँ से पास हो रहा होगा बेटा, ये प्लेन भी ओरिजिन से पास होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइन क्या है, इस प्लेन के अंदर है। तो दिस प्लेन आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्लेन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आपको करना क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, एक पॉइंट मालूम है आपके पास, दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया, ओरिजिन हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन आपको पता है, इसकी डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसकी डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। और फिर क्या करना होगा, हमें इस प्लेन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एक पॉइंट चाहिए होता है और नॉर्मल चाहिए होता है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, ओरिजिन है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर हम पॉइंट पी को फाइंड आउट कर ले, क्या करना बेटा, पी को फाइंड आउट कर ले, तो अपना सारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते बेटा कि हम लोग इमेज को कैसे फाइंड आउट करें। तो इमेज के डायरेक्ट अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें बेटा, ठीक है ना, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में बात करें, तो इमेज का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, x माइनस का x1 डिवाइड बाई जो कॉफिशिएंट है बेटा, ये लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया बेटा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो आपको सीधा सा पता है बेटा कि आपको क्या करना होता है, इसके परपेंडिकुलर इसकी इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है ना, और देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको सेटिस्फाई करा देना है। तो हम लोग उस मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सा सिंपल सा तरीका हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये x माइनस का x1 कितना है बेटा, 3 है, डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू y माइनस का 1 अपॉन, ठीक है ना, b की वैल्यू माइनस का 1 है, और इज इक्वल टू z माइनस का c की वैल्यू, z1 की वैल्यू बेटा 7 है, और c की वैल्यू है 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा।
तो 3 माइनस 1 प्लस 7, 3 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 डिवाइड बाई ए इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से देखें तो 3 कैंसिल हो रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, 6 से 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मतलब माइनस का 4 आ जाएगा, मतलब माइनस 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1 आ जाएगी। सेम मैंने अगर हम y की वैल्यू देखें तो y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस का 4 है, तो 4 को इधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5 आ गया। अब z के बारे में बात करें तो z माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, माइनस का 4 आया था, तो z इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट P है ना, इस P पॉइंट की जो वैल्यू आ गई है वो आपको दिख रही है माइनस का 1, ठीक है, 5 एंड 3 ये आ गया। मतलब अगर हम OP के बारे में बात करें, OP वेक्टर के बारे में बात करें तो OP वेक्टर क्या बेटा वही होगा माइनस 1 5 3, ठीक है ना। अब हमें इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो दी गई थी वो है 1 2 एंड 1 दी गई है, 1 2 एंड 1 दी गई है, तो हमें इसका डायरेक्शन चाहिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसका नॉर्मल का डायरेक्शन चाहिए। अगर नॉर्मल मालूम हो गया तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। n की बात करनी है तो n के लिए वैल्यू क्या है बेटा i j k। अगर हम देखें यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा माइनस 1 5 3, तो माइनस 1 5 3 आ गया था। और इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा 1 2 एंड 1 है, ठीक है। तो हम लोग को बात करनी है यहाँ पे नॉर्मल की, तो i के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 5 माइनस का 6 मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस j के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 4 हो जाएगा। और प्लस k के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का i प्लस 4j माइनस 7 k आ जाएगा। ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब ये n की वैल्यू मैच करती हुई दिख रही है ना बेटा, वो ऑब्वियस सी बात है सी सेक्शन में आपको दिख रही है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो सीधे सी बात है कि आपका फॉर्मूला होता है बेटा डायरेक्शन जैसे आपको मालूम हो चुका है। तो एक्स वाई जेड ध्यान से देखिएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब ये जो प्लेन है ये पास कहाँ से हो बेटा ओरिजिन से भी पास होते, तो डी का मतलब तो 0 हो ही जाएगा आपके पास। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो बेटा क्या है माइनस 1 4, तो माइनस एक्स प्लस 4y और माइनस 7z इज इक्वल टू आ गया 0। अब आप माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो जो इक्वेशन आनी चाहिए थी वो इक्वेशन आएगी आपके पास x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका एक अच्छा सा तरीका था। अगर आपको ये तरीका मालूम है बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने इमेज ऑफ पॉइंट पढ़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसको हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आपने उससे कनेक्ट कर लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इमेज ऑफ, चलिए बेटा बात करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन दिया गया था, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स दिस लाइन 2x minus 5y plus z is equal to 3 and x plus y plus 4z is equal to 5 and parallel to the plane this। मतलब सीधा सा बेटा कि एक लाइन जो है ना, ये जो दो लाइनें दी गई हैं वो किसी प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है ना। एक प्लेन दिया गया है और 2 लाइन्स कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से प्लेन लाइन है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है ना। अब ये L1 और L2 जो है वो क्या है बेटा एक प्लेन में दी गई है, और ये जो प्लेन है वो किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक ना। ये प्लेन जो है वो दूसरे प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो मतलब इसके जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वही इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी बेटा पैरेलल होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता बेटा कि अगर मान लीजिए 2 लाइनें हैं और उस लाइन को प्लेन के अंदर रखना है तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंपल सा बेटा L1
L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, ये केस हो जाना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 क्या हो जाना चाहिए बेटा, 0 हो जाना चाहिए। सिंपल सा केस है बेटा, ठीक है ना। जब भी इंटरसेक्शन के केस के बारे में बात होती थी, या फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल, इस सब के बारे में बात होती थी, तो आपके पास यही कॉन्सेप्ट आता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। आपके पास L1 ये दिया गया बेटा, L2 ये दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई वो दैट इज 2x माइनस 5y प्लस z माइनस 3, एक तो लाइन L1 हो गई, प्लस का लैम्डा L2 के लिए क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ से x का कोफिशिएंट की, तो x के साथ जाएगा 2 प्लस का लैम्डा आ जाएगा, प्लस y के साथ अगर देखा जाए तो माइनस का 5 प्लस का लैम्डा आ जाएगा, प्लस z का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा 1 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर कांस्टेंट अगर देखा जाए तो -3 माइनस 5 लैम्डा आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है एक्चुअली, यही हमें निकालनी है। लेकिन अभी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, दिस प्लेन इज पैरेलल, ध्यान से कीजिए, पैरेलल टू किसके बेटा, x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 1। मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, वो क्या आएंगे बेटा 1, 3 और 6 आ जाएंगे। तो पैरेलल है तो बेटा रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो रेशियोज इक्वल कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, 2 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट 2 इक्वेशन ले लेते हैं, देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हमने यहाँ पे 3 ट्रांसफर कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस कितना है बेटा लैम्डा। ट्रांसफर कीजिए बेटा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा -11, सो लैम्डा इज इक्वल टू -11/2 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ट्रांसफर इधर कर लीजिए तो माइनस का 10 आ जाएगा, और प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा। मतलब यहाँ से क्या आ गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -11, सो लैम्डा इज इक्वल टू -11/2 हो जाएगा। तो लैम्डा की सिमिलर वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इस लैम्डा को क्या करना है हमें, इस लैम्डा को उठा करके आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जानी चाहिए। तो ये आ गया x इन ब्रैकेट आ गया 2 माइनस का 11/2, ठीक है ना, प्लस y के साथ आ गया बेटा माइनस का 5 माइनस का 11/2, प्लस का z आ गया 1 माइनस का 44/2 कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस का 3 माइनस का 5 इंटू माइनस का 11/2 हो गया बेटा, माइनस का ही ये इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा x के साथ आएगा माइनस का 7/2, प्लस y के साथ अगर देखा जाए तो ये आएगा -21/2, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 21 z आएगा, माइनस यहाँ अगर देखें बेटा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6, और देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 55 हो गया बेटा, प्लस का हो गया और माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसा आएगा बेटा, प्लस का आएगा, तो प्लस का 49/2 आ गया इक्वल टू 0। हम एक काम करेंगे, 7/2 को हटाने की कोशिश करेंगे। 7/2 हटाइए बेटा, माइनस का भी हटा देते हैं। तो माइनस का 7/2 अगर हम हटाते हैं तो ये आएगा x, 7/2 हटाया बेटा तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3, ठीक है ना, 3y, और यहाँ से 7/2 हटाया तो यहाँ पे आएगा 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6z हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस का 7/2 हटाया है बेटा, तो माइनस का 7/2 हटाने पे क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो चेक कर लेते बेटा, x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7, यहाँ पे दिख रहा है x प्लस 3y प्लस 6z, माइनस का 7 आया था बेटा, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।
तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, आपका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है, ठीक ना। अगर आपको ये मालूम हो गया, ठीक है ना, और देन आपने क्या किया बेटा, एक कॉन्सेप्ट क्या लगाया बेटा, पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट एक यहाँ पे आपको मिल जाता है। पैरेलल मतलब इनके रेशियोज क्या होंगे, रेशियोज क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अच्छा समझ में आ गया, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ यार इन्फॉर्म कर लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कनेक्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये है बेटा कि हम लोग को कहना क्या है कि एक इस क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 102 दिया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड द प्लेन दिस। बहुत सिंपल सा केस है बेटा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक प्लेन लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। तो अब प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एक लाइन है बेटा, उस लाइन की जो डायरेक्ट इक्वेशन है वो x-2/3 है इज इक्वल टू y + 1/4 इज इक्वल टू z - 2 डिवाइड बाई 12 है, ठीक है ना। ये लाइन की इक्वेशन है। और ये जो प्लेन है वो एक्चुअल में दिया गया x - का y + z इज इक्वल टू दिया गया 16 दिया गया है, ये दिया गया। अब अगर इस लाइन ने इस प्लेन को कट किया तो इस पॉइंट पे कट किया होगा, और वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट लाई ऑन प्लेन होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। और अगर ये प्लेन में है तो हमें एक काम करना होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो होगा वो पॉइंट एल को रिप्रेजेंट करेगा। ये मान लीजिए एल पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो एल पॉइंट अगर हमें निकालना है तो एल पॉइंट क्या हो गया बेटा, एक्स की जो वैल्यू आ गई आपके पास 3 अल्फा प्लस का 2, ध्यान से देखिएगा। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 अल्फा माइनस का 1 आ गया, सही है। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 12 अल्फा और -2 ट्रांसफर किया, मतलब यहाँ से आएगा 12 अल्फा -2, मतलब ये प्लस का 2 हो गया। ये एल पॉइंट आ गया बेटा। अब अगर एल पॉइंट आ गया है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, एल पॉइंट कहाँ जाएगा, वो तो प्लेन में जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेन में चला जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। तो ये आ गया 3 अल्फा प्लस का 2 माइनस 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 12 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 16। 12 प्लस 3 15 माइनस का 4 11 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 5, मतलब यहाँ पे आएगा 11, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 11 1 आ गई। अल्फा 1 आ गया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, वाई की वैल्यू क्या हो गई 3 और जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 14, सही है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सा बात है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन रूट ऑफ जो पॉइंट है 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, 9 16 लिख लिया बेटा मैंने। और 14 माइनस 2 मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 169 और आंसर क्या आ जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। बहुत टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया है। क्या लग गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो कि कहाँ से मिला आपको, वेरिएबल पॉइंट से मिल गया। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट मिल गया जिससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और उसको हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इंसर्ट कर लेते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते बेटा। और
स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से देखें, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 दिया गया इस 5, मतलब डिस्टेंस दी गई बेटा, डिस्टेंस दी गई है। इसका मतलब है कि एक चीज़ तो आपको मालूम हो चुकी है कि अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू जो दी गई है अननोन है, उसको निकालने के लिए आपको डिस्टेंस दिया गया, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो प्लेन का, वो आपको मालूम होना चाहिए बेटा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो गया, इसे कैपिटल डी लिख देते क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डी का यूज़ किया गया है, और ये वैल्यू 5 दी गई है, तो सिंपल सा है, पॉइंट दिया गया बेटा 1 -2 और 1 दिया गया, प्लेन दिया गया है, तो प्लेन में जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 और -2 पुट किया तो माइनस का 4 -2, ठीक है ना, माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या होगा बेटा 1 प्लस 4 प्लस का 4 इन रूट ऑफ, मतलब ये 9 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, मतलब प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ रही बेटा, यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 6 प्लस 1 मतलब -5 माइनस अल्फा, ठीक है ना। इस टाइप से हमने ले लिया। एक बार पॉजिटिव ले लीजिए बेटा इसे, तो पॉजिटिव अगर लिया है तो ट्रांसफर कीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू माइनस का अल्फा अगर पॉजिटिव लिया है तो, और जब निगेटिव लिया तो -15 ट्रांसफर किया तो माइनस का 10 मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10 आ गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो अल्फा 10 आएगा, मतलब जो प्लेन की इक्वेशन आ गई वो आ गई आपके पास x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 10 आ गया, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा ये गया बेटा, देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन, मतलब एक प्लेन पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट P से, तो इसका फुट निकालना है। तो फुट निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लाइन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ सकता है। तो पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है 1 -2 एंड ऑफ 1 दिया गया है, और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे आप इमेज की, ठीक है ना, इमेज को कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो इमेज को निकाल लेते हैं। तो इमेज के लिए हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x माइनस का x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस का by1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था, ठीक ना, हम लोगों ने किसकी बात की थी बेटा, इमेज के बारे में बात की थी। इमेज में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इमेज के केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली टैकल कर लेते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अदरवाइज पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो चलिए तो हम बात करेंगे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। तो पॉइंट आपको दिया ही है, x माइनस का x1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1, a की वैल्यू क्या बेटा देखिएगा a b c की वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y z 1 2 -2। तो हमें करना क्या बेटा 1 करना है इज इक्वल टू y माइनस का 2 डिवाइड बाई प्लस का 2 होगा बेटा, और b क्या है 2 है, इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, और c की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 2 है, इज इक्वल टू माइनस। चलिए बेटा इसमें हम लोग को क्या करना है, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1 - 2 1 पुट कीजिए, इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये आएगा 1 -4 -2 और माइनस का 10, ठीक है, और डिवाइड बाई a इसका प्लस b इसका प्लस c इसका करना है तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पे प्लस का 15 आ गया, 15/9 मतलब 5/3 हो जाएगा।
सो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 5/3 प्लस का 1 मतलब 8/3 हो जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5/3 मतलब 10/3 और माइनस का 2 मीन्स हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और जेड के लिए अगर देखा जाए तो माइनस का 10/3 होगा बेटा यहाँ पे, और प्लस 1 हो जाएगा मीन्स माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 7/3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा इसे, चलिए तो चेक कर लेते हैं इसे, किसका आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि 8/3, 4/3 और माइनस का 7/3 दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका करेक्ट। ओके, तो इसे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने जो फोकस किया है, यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया वो क्या बेटा, वो एक्चुअल में क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इन चीज़ों को याद अगर आप रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ द स्ट्रेट लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन द प्लेन्स कंटेनिंग दिस टू लाइन्स आर। ठीक है ना, तो मल्टीपल भी हो सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। देन द प्लेन्स कंटेनिंग दिस टू लाइन्स, मतलब प्लेन की इक्वेशन निकालनी बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जब आप प्लेन और लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि इसमें क्या यूज़ करना है आपको। बहुत सिंपल सा केस है, एक प्लेन, दो लाइनें, ठीक है ना। इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है आपको पता है 2k2 है, ठीक है ना। इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है बेटा 5:2k, ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम होगा। अब ये किसी दो पॉइंट से भी पास कर रहा है बेटा, तो अगर ये दो पॉइंट से पास कर, मान लीजिए ये A1 पॉइंट है और ये दूसरा क्या है बेटा A2 पॉइंट है, और पॉइंट्स आपको मालूम है, पॉइंट्स क्या है बेटा 1, -1, 0, और A2 पॉइंट अगर देखा जाए तो -1 और 0 दिया गया। A1 A2 को अगर ज्वाइन कर दिया जाए बेटा तो ये A1 A2 जो होंगे वो उसी प्लेन में होंगे, और उस प्लेन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, मान लीजिए A1 A2 है, दो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, वो लाइन जो होगी उसी प्लेन में होगी, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का ये जो डायरेक्शन है इन दोनों का परपेंडिकुलर निकाल दें, इन दोनों का क्रॉस कर दें, तो क्रॉस जो होता है वो क्या होता है, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर कोप्लेनरिटी, और इस साइड मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, फॉर कोप्लेनरिटी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, वेयर B1 एंड B2 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन्स। जैसे ये B1 है और ये क्या हो गया बेटा, ये B2 हो गया। तो अगर कोप्लेनरिटी का केस है तो उस केस में देखिए यहाँ पे K अननोन है बेटा, तो जब तक कोप्लेनरिटी का केस अगर आप लगाएंगे नहीं तो K की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना हमें, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो A2 माइनस का A1 करते हैं बेटा, तो A2 माइनस का A1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो बेटा ये 0 आ जाएगा, और लास्ट वाला तो 0 है ही। अब B1 के बारे में बात करते हैं तो B1 की वैल्यू है 2k2, ठीक है ना। और B2 के बारे में बात करें तो 5, 2 और ये है k, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए, तो -2 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये आएगा k² -4 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0, तो k की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी बेटा +-2 आ गई। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देन द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, अब हम बात करनी किसकी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो सकता है बेटा, प्लेन की इक्वेशन के लिए भी सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगता है। जहाँ पे आपके पास A2 माइनस A1 है, हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट को हटा करके एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, R वेक्टर माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये भी पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द प्लेन होगा। तो सिंपल बेटा R माइनस का A1 कर लीजिए। तो A1 क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू क्या थी बेटा, देखिए
a1 था आपके पास 1 - 1 0, ठीक है ना, 1 - 1 0। तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 - 1 0 है। तो x - 1 हो गया बेटा यहाँ पे, y + 1 हो गया और z माइनस का 0 हो गया, ठीक है। और b1 + b2 मतलब 2। अब k की वैल्यू क्या बेटा +2 हो गए, यहाँ पे 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, और यहाँ पे क्या आ गया, एक काम करते हैं k लिख के चले क्या, ठीक है ना, बाद में k की सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन के चांसेस होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी x - 1 और ये आ गया k² - 4 आ गया बेटा, माइनस का y + 1 के साथ आ जाएगा 2k - 10 हो जाएगा, 2k - 10 और प्लस z के साथ जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या नहीं चाहिए 4 - 5k = 0 हो जाएगा। ये वैल्यू तो 0 हो जानी चाहिए क्योंकि k की वैल्यू +-2 है। यहाँ पे अगर देखें तो अब हम लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको चेक करना पड़ेगा कि k की वैल्यू अगर आपने 2 पुट किए, ध्यान से देखिएगा, k अगर आपने 2 पुट किया, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 4 - 10 मतलब -6 हो गया, मतलब +6 हो गया, 6 y + 6 आ गया और प्लस यहाँ पे क्या बेटा z है, और इससे अगर देखें तो k की वैल्यू हमने क्या पुट की 2 पुट किए, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -6 = आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया y - z या +1 = 0, क्योंकि हमने 6 को कॉमन ले लिया, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको चेक कर लिया जाए कि +2 पे क्या आ रहा बेटा y - z +1, y - z +1 मतलब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, y - z, तो ये सी ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है बेटा कि अगर हमने +2 लिया हुआ था, -2 अगर ले लें तो -2 अगर लिया तो भी ये 0 हो गया, यहाँ -2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा -4 - 14 +14, तो 14 y + 14, यहाँ पे क्या पुट किया है -2 मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया 14 आ गया, 14z + 14z = 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया y + z = आ गया -1, तो एक केस ये दिखेगा। तो अगर ये केस आपके पास ऑप्शन है तो उसे भी चेक कर लेंगे, y + z = -1, तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी आ रहा है बेटा, तो एक ऑप्शन क्या आ रहा है बी का भी आ रहा है और सी का भी आ रहा है, तो बी और सी हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना। आज हम लोग को इस सेशन को कंप्लीट करना है और इस सेशन को में हम लोग को थ्योरी को कंप्लीट कर लेना है। तो जितने भी क्वेश्चंस और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब बात करें था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द लाइन, ठीक है ना। तो आपको इसके फीट ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है ना, उसके फीट का लोकस फाइंड आउट करना बेटा, वो एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, तरीका देख लेते हैं हम लोग, क्यों क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। मतलब हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज लाइन इक्वेशन इक्वल टू क्या बेटा x + 2 / 2 = है y + 1 / -1 = है z/3। ये लाइन दे रखी है, प्लेन दिया हुआ बेटा x + y + z = दिया गया 3। अब एक्चुअली हम इस चीज़ों को समझेंगे, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है तो हम समझते हैं बेटा, एक लाइन दी गई है, लाइन हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, ये जो लाइन है, और एक प्लेन भी कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। इस लाइन में क्या करना है, इस लाइन के पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से आपको क्या करना है बेटा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान रखना है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इन परपेंडिकुलर्स का जो लोकस है, वो लोकस जो है वो किस लाइन पे है उसके बारे में बात करनी है। तो सीधा सा मतलब ये है ना बेटा कि हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएं,
अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक काम करना है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिससे आप इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसानी से इसे समझ में आ जाए। तो सिंपल सा यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा वेरिएबल पॉइंट का, तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया, अल्फा है। तो जो वेरिएबल पॉइंट होगा दैट इज डिफाइंड एज एल मान लेते हैं। तो एल का पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, वेरिएबल पॉइंट। ध्यान से देखिए 2 अल्फा माइनस का 2 होगा, 2 अल्फा माइनस 2 होगा, फिर क्या होगा बेटा माइनस का अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 अल्फा। ये हो गया इस लाइन का एक वेरिएबल पॉइंट, ओके। और इस पॉइंट से अगर हम इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात करें, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का केस हम लोगों ने बात की है बेटा कि अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सिंपल सा केस होता है बेटा x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस का y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू होता है z माइनस का z1 डिवाइड बाई c इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई cz1 बेटा, एक मिनट यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं, cz1 प्लस d डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। इसके बारे में हमें बात करनी है और ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज़ किया जा रहा है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो के कंप्लीट होते होते आपको ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आया बेटा वो पॉइंट क्या था, x माइनस x1 की जो वैल्यू है दैट इज x1 क्या बेटा 2 अल्फा माइनस 2 है, तो 2 अल्फा माइनस का 2 कर लिया डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू y माइनस अल्फा माइनस 1 है, माइनस अल्फा माइनस 1 है डिवाइड बाई 1 है, और z के लिए z माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाई भी 1 है इज इक्वल टू माइनस ऑफ इस प्लेन की इक्वेशन में अगर हम इस पॉइंट को सब्सिट्यूट कर लें, इस पॉइंट को सब्सिट्यूट कर ले तो हमारा काम बन जाना चाहिए। तो देखते हैं बेटा 2 अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 1 और प्लस का क्या होगा बेटा 3 अल्फा और माइनस का 3 आ जाएगा और डिवाइड बाय आएगा a इसका प्लस b इसका प्लस c इसका मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन कर लिया जाए इसका बेटा, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। माइनस यहाँ पे देखिए 2 अल्फा है, अल्फा हो जाएगा मतलब ये क्या हो गया बेटा 5 माइनस अल्फा मतलब 4 अल्फा और ये हो जाएगा -1 -2 और ये माइनस का 3 मतलब माइनस का 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ गई 6/3 मतलब क्या हो गया बेटा 2 माइनस 4 अल्फा बाई 3 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब x की बात करें तो x की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो x की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस 4 अल्फा बाई 3 और इस पूरी वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस में आएगा बेटा 2 अल्फा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर कीजिए बेटा तो यहाँ पे 6 अल्फा हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा मतलब 2 अल्फा बाई 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। y की जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 माइनस 4 अल्फा बाई 3 और माइनस का है आपके पास, इधर ट्रांसफर करें तो ये माइनस का ही आएगा बेटा, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का और ये माइनस अल्फा -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस तो माइनस का 7 अल्फा बाई 3 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई। नाउ z इज इक्वल टू z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 3 अल्फा था ट्रांसफर करेंगे तो 2 माइनस 4 अल्फा बाई 3 और प्लस का 3 अल्फा हो गया तो ये हो गया 2 माइनस 9 माइनस 4 बेटा 5 अल्फा बाई 3 आ गया। ये एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल दी। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू किसकी बेटा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब एक्चुअल में हमें करना क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होगा बेटा, ऑन द प्लेन होगा, क्योंकि हमें लोकस के बारे में बात करनी है बेटा, तो हमें लोकस तक पहुँचना है, ठीक है ना। ये तो सिंगल एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा के बारे में बात करें, ये एक्स वाई जेड आ गया है और हम बात करें कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो अल्फ़ा के फॉर्म में आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, देखो ध्यान से, तो अल्फ़ा की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या बेटा, एक मिनट,
अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी 3/2x आ जाएगी। सेम अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करें तो 1 माइनस का y इंटू 3 आएगा बेटा और डिवाइड बाई क्या आएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इससे हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालना हो और जेड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 को ट्रांसफर किया तो 2 माइनस जेड अपॉन क्या आ गया बेटा 3 मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाय क्या आ गया 5 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मीन्स अगर हम अल्फ़ा को कंपेयर कर ले तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही बेटा x 3/2x आ गया, 3/2x आ गया इज इक्वल टू आ गया y माइनस 1 और 3 अगर हमने इधर ले लिया तो डिवाइड बाई क्या गया बेटा माइनस का 7 आ गया इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ से भी माइनस को कॉमन लिया है तो z माइनस 2 और 3 डिवाइड बाई माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये माइनस से को कैंसिल करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस को पड़े रहने देते हैं। 3 कैंसिल आउट हो रहा है आपका और जो इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है वो आ रही है x/2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस का 7 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस का 5। तो ये जो है ना अल्फ़ा के फॉर्म में की वैल्यू जो है ना वो एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है ना, तो ये जो लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना यही होगी लोकस ऑफ पॉइंट्स जो कि लाइन में लाई कर रहा होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इसका आंसर हमारा क्या आ रहा था। ठीक है, जिससे हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था बेटा कुछ इस टाइप से आ रहा है और x/2 y माइनस 1 बाई माइनस का 7 तो था ही बेटा और z माइनस 2 अपॉन 5। तो हमें लगता है कि डी ऑप्शन आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं बेटा डी ऑप्शन में क्या था, नीचे क्या था माइनस का 5 है बेटा यहाँ पे। तो माइनस का 5 थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई है। ठीक है, तो सिंपल सा केस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने पड़ेगा। तो जेड की जो वैल्यू थी बेटा यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जेड की वैल्यू थी 2 माइनस का 4 अल्फ़ा, एक मिनट, जेड की जो वैल्यू थी क्या थी बेटा जेड माइनस का 3 अल्फ़ा। तो माइनस का 3 अल्फ़ा को ट्रांसफर किया था बेटा और एक्चुअल में ये जो वैल्यू थी वो 2 माइनस का 4 अल्फ़ा बाई 3 थी। तो ट्रांसफर किया तो प्लस का 3 अल्फ़ा हो गया तो 9 माइनस का 5, मतलब ये प्लस का आ रहा था बेटा। ये एक्चुअल में किसका आ रहा था, ये प्लस का था। तो प्लस का अगर है ये तो हम लोगों ने क्या किया था बेटा यहाँ पे जेड के लिए अल्फ़ा, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू थी दिस वन और अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल रहे थे, बस छोटा सा काम है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकाल रहे थे तो क्या था 2 माइनस का जेड डिवाइड बाई क्या था बेटा 2 माइनस जेड और एक मिनट ये थोड़ा सा जेड इज इक्वल टू क्या बेटा 2 प्लस का 5 अल्फ़ा बाई 3 है। ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा जेड माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा 3 और डिवाइड बाई 5 आएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा आएगा। मतलब ये जेड बाई 2 इंटू 3 है और बाई 5 ये पॉजिटिव है बेटा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारे पास, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर अलोंग द लाइन। एक लाइन के अलोंग आपको इसका मेजरमेंट करना है। तो इसके केस में हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि अगर इसका कॉन्सेप्ट हम उठा लें और इसका कॉन्सेप्ट क्या बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है और प्लेन से आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी, इस चीज़ को समझिएगा। एक प्लेन दिया गया है इस टाइप से, ठीक ना, और एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए पॉइंट P दिया गया है 1 माइनस 5 और 9 दिया गया है और इसकी इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी, लेकिन वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं निकालनी है, वो एक्चुअल में एक लाइन के अलॉन्ग निकालनी है। वो लाइन कुछ ऐसा है बेटा, ये लाइन मान लीजिए कुछ ऐसा है। लाइन क्या बेटा x माइनस 0/1 है इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1 है इज इक्वल टू जेड माइनस 0/1 है। इस टाइप से लाइन की इक्वेशन दी गई, ये लाइन है बेटा, ठीक ना।
इस लाइन के अलोंग आपको क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। हम क्या कर देते हैं, पहली केस तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है ना, समझिएगा बहुत अच्छे से। हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन। पहला केस तो ये कर लेना है, क्या है, गिवन लाइन। अगर आपने ये काम कर लिया तो फर्स्ट स्टेप हम लोग की कंप्लीट होगी। मतलब क्या हो गया, x माइनस का 1 अपॉन में 1 आएगा बेटा, इज इक्वल टू वाई प्लस का 5 अपॉन 1 होगा, इज इक्वल टू z माइनस का 9 अपॉन में क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन ने इस प्लेन को कट किया इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो होगा एक वेरिएबल पॉइंट होता है। ये वेरिएबल पॉइंट कहाँ होगा बेटा, ऑन द प्लेन होगा, और अगर प्लेन पर है तो ऑब्वियस बात है प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लैम्डा मान लेते हैं और एक वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो एल का वेरिएबल पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या बेटा, लैम्डा प्लस 1, ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम निकाल रहे हैं। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वाई की वैल्यू आ गई लैम्डा माइनस का 5, और जेड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई लैम्डा प्लस का 9। एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाई, ध्यान सुनिएगा, सेटिस्फाई द प्लेन, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी बेटा एक्स का मतलब हो गया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस जेड की जगह बेटा क्या है, लैम्डा प्लस का 9 इज इक्वल टू दिया गया है क्या, 5 दिया गया है, ओके। अब देखिएगा 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, और 15 को अगर इधर ट्रांसफर किया तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा। और लैम्डा देखते हैं तो लैम्डा से एक लैम्डा कट गया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 10 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब एल का पॉइंट अगर हमें निकालना है, एल पॉइंट अगर हमें निकालना है तो एल पॉइंट के लिए क्या हो सकता है बेटा, एल पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, एल पॉइंट, एल इज इक्वल टू हो जाएगा -9, ओके, -15, और क्या हो जाना चाहिए, और क्या हो जाना चाहिए बेटा, माइनस का 10 पुट किया तो माइनस का 1 हो जाना चाहिए। ये एल का पॉइंट हो गया। अब हमें सीधी सी बात है डिस्टेंस निकालना था, अपना काम क्या है, डिस्टेंस निकालने का है। तो डिस्टेंस क्या निकालना बेटा, पी एल डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो डिस्टेंस मतलब आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन रूट ऑफ वो पॉइंट क्या था बेटा, आपको यहाँ से पॉइंट पता चली जाएगा आपको। पॉइंट क्या था, 1 -5 और 9 था, 1 -5 एंड 9, इसके बीच की डिस्टेंस निकालते। तो -9 माइनस का 1 बेटा, माइनस का 10 का इसका मतलब 100 हो जाएगा, प्लस -15 और प्लस का क्या होना चाहिए बेटा, प्लस का 5 मतलब का फिर से 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, प्लस -1 होगा और माइनस का 9 माइनस का 10 अगेन 100 हो गया। मतलब आपके पास आ गया 10√3। दिस इज द डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू द लाइन, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, और इसे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ओके। तो 10√3 आपके पास है यहाँ पे, तो हम इसको टिक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 10√3 आ गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, और इसी टाइप से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, अलोंग द लाइन कहा गया था, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आते हैं अलोंग द प्लेन, पॉइंट दिया जाता है, लाइन दी जाती है, अलोंग द प्लेन निकालना होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसे अगर वॉच करते हैं तो कहीं पे कोई समस्या आती नहीं है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कीजिए, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, और 10 को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा, और इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब तक आप लोग भी रीड कर लिया जाए करिए, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ही सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन का पेपर जो होता है ना वो आपको ही सॉल्व करना है, हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स दिस एंड आर दिस। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, ठीक है ना। अब प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स, सॉरी लाइन की इक्वेशंस दे रखी है जिसमें प्लेन ऑलरेडी है और एक पॉइंट से आपको उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है और देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना बेटा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहला काम तो ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन दी गई है उसके लिए पहले बात कर लेते हैं कि आर वेक्टर जो दिया गया है और उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। R1 1 0 दिया गया बेटा, इसको आप क्या बोलते थे? A1 बोलते थे। प्लस का लैम्डा के साथ जो दिया गया है वो 1 2 और माइनस का 1 दिया गया है, इसको आप क्या बोलते थे? B1 बोलते हैं। दूसरा दिया गया आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 अगेन 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? A2 हो गया और प्लस का म्यू के साथ आपको दिया गया -1 1 और माइनस का 2 दिया गया, दैट इज अ B1। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग दीज लाइन्स, equation of plane which containing equation of plane which containing these lines। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर या A1 या A2 कोई भी ले लीजिए आप, डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू होता है 0। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को बात करनी है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो R1 माइनस A1, R माइनस का A1, R माइनस का मतलब R का क्या होता है बेटा? X होता है। A1 क्या दिया गया? माइनस का 1 दिया गया है, Y माइनस का 1 कर दिया और Z माइनस का 0 कर दिया। R माइनस का A1 हमने निकाल दिया बेटा, समझ में बात आ रही होगी। R का मतलब क्या है? X Y Z होता है। अब B1 क्या है बेटा? 1 2 -1 दिया गया है और ये -1 1 और -2 दिया गया और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा ये Z है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा एक काम करेंगे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको करना पड़ता है हम लोग को। तो पॉइंट जो दिया गया वो क्या दिया गया है? 2 1 एंड 4 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसे। तो यहाँ से आ गया x -1 और देखें यहाँ पे -4 और प्लस का 1 हो गया बेटा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस y -1 के साथ देखिए -2 और माइनस का 1 मीन्स क्या हो गया बेटा? अगेन -3 आ जाएगा और प्लस z के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 1 और प्लस का 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। आप चाहे तो -3 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा x माइनस का 1 हो गया, -3 कॉमन लिया, ध्यान रखिएगा। तो -y प्लस का 1 हो गया, -3 कॉमन लिया बेटा, माइनस का z इज इक्वल टू 0 हो गया। 1 1 कट गया, x माइनस का y माइनस z इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस प्लेन से प्लेन की इक्वेशन आ गई है और इस पॉइंट से आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर की फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा याद होगा आपको, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d/√a² प्लस b² प्लस का c² होता है, ठीक है ना। प्लस का c² होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको सिंपल सा डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक काम करिए कैपिटल डी यूज़ कीजिए बेटा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डी ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो कैपिटल डी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लगाना बेटा, इसमें क्या पॉइंट लगाना? 2 1 -4, यहाँ पे है क्या? 2 1 -4 डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट्स क्या बेटा? 1 -1 1 मतलब √3। वैल्यू चेक कर लीजिए बेटा, -5 + 2 मतलब का माइनस का 3 मतलब 3/3 मतलब आंसर क्या आ गया बेटा? √3 आ गया। तो ये एक्चुअल में इसका डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को बहुत जल्दी से कैसे कर सकें, क्योंकि 3D देखिए बहुत आसान होती है, 3D के क्वेश्चन जो होंगे बहुत आसान होते हैं, लेकिन अब आप इसकी लेंथ देखिए, अब आपको इसके हिसाब से काम करना पड़ता है क्योंकि टाइम होता नहीं आपके मेंस में, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हमने 10th कर लिया बेटा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th की।
ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा हम लोग इस सेशन में कि हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर लें, ठीक ना। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की, और इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो आ गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ओके ओके बेटा, चलिए तो इसको आप कर लिया जाए थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन एट पॉइंट P एंड द प्लेन दिस एट अ पॉइंट Q, देन PQ इज इक्वल टू। तो सिंपल सा केस ये बेटा कि अगर एक लाइन जो है वो दो प्लेन को कट कर रही है, एक लाइन ने यहाँ पे कट किया, P पॉइंट हो गया, और इसी लाइन ने दूसरे को कट किया, दैट इज अ पॉइंट Q, ठीक है ना। अब P और Q की वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लाइन और प्लेन का केस है। तो अगर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, y+1/2 इज इक्वल टू दिया गया z -1/-1 इज इक्वल टू क्या यूज़ करते हैं बेटा, लैम्डा यूज़ कर लेते हैं, और x की वैल्यू को हम लोग सब्सिट्यूट कर लेते हैं बेटा। यहाँ से अगर 3 लैम्डा प्लस का 2 आएगा, y इज इक्वल टू आएगा आपके पास 2 लैम्डा -1 एंड z इज इक्वल टू आएगा -λ +1 आएगा। दिस इज द वेरिएबल पॉइंट विच इज लाई ऑन लाइन। अब यही पॉइंट जो है, अगर आप इस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, प्लेन P1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए और प्लेन P2 के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को पुट कर देते हैं बेटा P1। अगर P1 में पुट किया तो P1 की इक्वेशन क्या बेटा, 2 टाइम्स x की वैल्यू हो गई 3 लैम्डा +2, ओके, +3, y की वैल्यू हो गई 2 लैम्डा -1, और माइनस z की वैल्यू है -λ +1 इज प्लस का 13 दिया गया इज इक्वल टू 0 है। चलिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 12 और प्लस का 1 13 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ हो गया 4 -3 1 हो जाएगा, 1 -1 ये कैंसिल होगा, प्लस का 13 आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1। इम्प्लाइज दैट इस x के रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट किसका है बेटा, ये पॉइंट तो P है, तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो P की वैल्यू देखते हैं। लैम्डा की जगह आपने क्या पुट किया बेटा, -1 पुट कर दिया, -1 पुट करते ही आपको क्या मिल गया यहाँ पे बेटा, -1 मिल गया, यहाँ -1 पुट किया, -3 मिल गया, यहाँ -1 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको, 2 मिल गई, तो ये P का पॉइंट आ गया। सेम मैनर हमको करना क्या है, करना क्या बेटा, अब इसी को हमें Q के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसमें पुट करना पड़ेगा, और तो कुछ स्पेशल करना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, 3 टाइम्स x के लिए क्या बेटा 3 लैम्डा +2 प्लस y के लिए क्या बेटा 2 लैम्डा -1 प्लस 4 z की वैल्यू है -λ +1 और इज इक्वल टू दिया गया है 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 + 2 11 -4 दैट इज 7 लैम्डा, ओके, ठीक है। और ये हो गया प्लस का 6 हो गया बेटा, +6 और माइनस का 1 5 हो जाएगा, और 5 + 4 9 हो जाएगा, और 9 को उधर ट्रांसफर किया बेटा तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या बेटा 1 आ गई। अगर लैम्डा आ गया तो पॉइंट क्यू निकाल लेते बेटा, क्यू का पॉइंट सिंपल सा है, क्यू पॉइंट यहाँ पे पुट कर लीजिए बेटा, 1 पुट किया तो कितना आ गया 5 आ गया, 1 पुट किया तो 1 आ गया, और यहाँ पे ही अगर 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। अब पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू सिंपल सा निकाल लीजिए, इन रूट ऑफ दिस माइनस दिस, मतलब माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस -3 -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और +4
मतलब 20 मतलब रूट 56 आ गया। रूट कितना आ गया बेटा? 56। अब रूट 56 का मतलब क्या है? रूट 56 को क्या लिख सकते बेटा? देखिए 414 ये हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा, ठीक है ना। 14 4 जा रूट 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी सेक्शन आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा, तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 11 हो चुके हैं बेटा हमारे पास। अब बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो हम लोग मेंस एडवांस वगैरह सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, आपकी सभी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर मूव करा दिया जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 12 अपना, ठीक है ना। चलिए, तो हम इससे क्या लिख लेते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं, ठीक है। हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं हमें, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, हर एक का आइडिया होना चाहिए हमें। क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड द प्लेन दिस इज कॉज इनवर्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। सिंपल सा बेटा, लाइन और प्लेन के बीच के एंगल के बारे में बात की गई है। तो लाइन और प्लेन का एंगल देखिएगा, डायरेक्शन रेशियो जो है बेटा, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान से देखिएगा, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या बेटा? 2 1 -2 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्या बेटा? डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ऐसे प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या बेटा? 1 -2 और माइनस का के। आपको ये पता है कि क्या होता है बेटा? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। प्लेन और लाइन के बीच जब आप एंगल के बारे में बात करते हैं, ये थीटा, तो हमेशा क्या निकालते थे बेटा? हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा? आपको क्या करना है? इनका डॉट करना है, तो डॉट कर लीजिए। तो क्या गया? 2 -2 और प्लस 2k डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड देख लिया जाए तो इन रूट ऑफ 1 + 4 + k स्क्वायर आ जाएगा। और एक्चुअल में जो एंगल दिया गया बेटा वो कॉज में दिया गया है, कॉज इनवर्स दिया गया है। तो कॉज के केस को हम साइन में अगर कन्वर्ट कर लें, देखिएगा क्या होगा। कॉज क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वैल्यू क्या बेटा? 1 है। तो अगर साइन का केस देखा जाए तो साइन के केस में क्या बेटा? 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ से हमें क्या करना है? के की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर कर दीजिए बेटा। 4k² डिवाइड बाई, स्क्वायर करने पे क्या आ गया बेटा? 5 + k² इज इक्वल टू आ गया 1। मीन्स क्या हो जाना चाहिए बेटा? 5 + k² इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 4k²। सो वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3k² इज इक्वल टू 5। सो k की जो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? k की वैल्यू आ गई 5/3, मतलब रूट 5/3। और ये वैल्यू कैसी बेटा? प्लस माइनस की। तो रूट 5/3 है आपका आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ये सभी मेंस के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा आप, ठीक है। चलिए बेटा, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द प्लेन दिस हैज द डिस्टेंसेज 1/3 एंड 2/3 यूनिट्स फ्रॉम द प्लेन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस मी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कैसे करना होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स के बारे में बात हो रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? आपको याद होगा शायद, d1 माइनस का d2 अपॉन में होता है इन रूट ऑफ a² + b² + c²। ध्यान रखिएगा, प्लेन्स शुड बी पैरेलल। ओके,
तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो प्लेन्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्लेन क्या दिया गया बेटा, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्लेन हो गया। सेकंड प्लेन की इक्वेशन भी अगर हम इसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करें बेटा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4x दिया गया बेटा और लास्ट वाला प्लेन इसी फॉर्मेट में है, तो लास्ट वाले प्लेन को हम लिख लेते हैं 2x माइनस का वाई प्लस 2z प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, दिस वन थर्ड प्लेन। और इसको भी हमें क्या करना होगा, पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो देखिएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z, क्या किया हमने बेटा, 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इनके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी बेटा, तो डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1/3 है। इसके बीच की डिस्टेंस, सॉरी, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1/3 है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, 2/3 है। तो फर्स्ट थर्ड को अगर लेते हैं तो 2/3 इज इक्वल टू आएगा d1 माइनस का d2, मतलब 3 माइनस का म्यू अपॉन इन रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि आपको इसके रेशियोज देखने होंगे। तो वैल्यू क्या है बेटा, 9 आ जाएगी। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 माइनस म्यू इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सो अगर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव लिया तो बेटा क्या आ गया, 1 आ गया। एंड अगर निगेटिव लिया है तो निगेटिव लेने पर क्या आएगा बेटा, 5 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 5 आ गई। सेम अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दी गई थी बेटा 1/3 दी गई थी, और 1/3 डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या होगा, 3 माइनस का लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई, बात करते हैं यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, माइनस हटा दिया जाए तो क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू आएगा, अगर पॉजिटिव लिया है आपने तो ट्रांसफर किया बेटा तो 2 आ गया। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। निगेटिव भी लेना पड़ेगा, तो निगेटिव लिया तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, अगर माइनस लिया तो यहाँ पे क्या गया बेटा, 4 आ गया। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। आपसे एक्चुअली पूछा क्या गया, लैम्डा प्लस म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये हो सकता है कि 5 हो सकता है, यहाँ से 8 हो सकता है। तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 13 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी बेटा, 13 आ जाएगी, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो आप 1 और 4 ऐड कर लेते, तो मिनिमम के केस में क्या आ जाता बेटा, 5 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, क्वेश्चन का आंसर है 13, बिकॉज आपसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो आप, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई है। हम लोग का फर्स्ट पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 8 क्वेश्चंस लिए थे, जिसके अंदर हमने एडवांस के भी क्वेश्चंस को पुट किया था और मेंस के भी क्वेश्चंस को लिया था। इस वीडियो में भी हमने कोशिश की है कि आपको मेंस के पार्ट और एडवांस के पार्ट को मिक्सअप करके आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भी मेंस में क्वेश्चंस आए या एडवांस में क्वेश्चंस आए, कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, 3D का हमने कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, तो उससे अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टोटल थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए तो हमने ऑलरेडी पुट कर ही दिया है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आप अच्छे से थ्योरी पोर्शन को भी कंप्लीट कर लीजिए, ओके। थैंक यू।